गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है फूल ही फूल। बच्चों, पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्यारी सी बच्ची खुशी के साथ मिलकर के एक बगीचे की सैर की, जहां हम विभिन्न प्रकार के फूलों की जानकारियां प्राप्त कर पाए। जैसे हम गुलाब, कमल, सूरजमुखी जैसे फूलों की काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस भाग में बच्चों हम और आप मिलकर के शुरुआत करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है गुलाबी रंग के 2 फूलों के नाम लिखिए। जैसा कि हमें पता चला था पाठ में, गुलाबी रंग से गुलाब, कमल जैसे फूलों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जैसे चंपा का फूल और गुड़हल का फूल भी गुलाबी रंग का होता है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है जल में खिलने वाले फूलों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में देखा था जल में खिलने वाले कमल के बारे में, उसके अलावा बच्चों वाटर लिली, सिंघाड़ा जैसे जो फूल हैं वो भी जल के अंदर ही पाए जाते हैं। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा पीले रंग के 2 फूलों के नाम लिखिए। पीले पीले फूल, जैसा कि हमने पाठ में खुशी के साथ मिलकर के देखा था पीले फूल सूरजमुखी को, तो एक फूल तो हम सूरजमुखी का नाम लिखेंगे और दूसरा फूल सोचो सोचो, बिल्कुल सही, गेंदे का फूल। गेंदे का फूल भी बच्चों पीले रंग का होता है। आगे देखते हैं, आगे का जो प्रश्न है वो है कौन कौन से फूल खाने के काम में आते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में देखा, कुछ फूलों से तेल निकल रहा था, कुछ फूलों से कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ अपने भोजन का व्यवस्था कर पा रहे थे। तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन कौन से फूल हैं जो खाने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे हमें उन फूलों के नाम लिखने हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियों को खाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही बच्चों, जो चमेली का फूल होता है उसे भी चाय में मिठास बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो ऐसे ही फूलों का नाम हमें यहाँ लिखना है। चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है। तो बच्चों, इसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। जब खुशी सूरजमुखी के फूल से मिलती है तो उसे पता चलता है सूरजमुखी के फूल से तेल निकाला जाता है। साथ ही साथ बच्चों, आपने चमेली के तेल के बारे में भी सुना होगा। चमेली के तेल हमें चमेली के फूलों का उपयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पता चला सूरजमुखी और चमेली के फूलों से तेल भी निकाला जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है किस गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का आंसर किसी बच्चे को नहीं आता होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में काफ़ी चर्चाएं की थी। याद आया कुछ? मीठा मीठा गुलकंद कौन से फूल से बनता है? सोचो सोचो, बिल्कुल सही, गुलाब के फूल से, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनाया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए हमने कितने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर दिया है। तो चलो अब देखते हैं आगे खुशी बगीचे में और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर रही है। खुशी जो कि बगीचे में है वो अब आगे बढ़ रही थी। तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी तुम तितली के पीछे दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे भन भन की गुंजन करने वाली सखी, तुम कौन हो? तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे खुशी ने कितनी जानकारियाँ प्रदान की हैं। सबसे पहली बात, भन भन की गुंजन, मधुमक्खी कैसे बोलती है सुना होगा ना सबने, भन भन सुनी है ना सबने। तो मधुमक्खी की बोलने की आवाज़। साथ ही साथ जैसे ही खुशी को मधुमक्खी ने देखा तो वो उसके पास आ जाती है और कहती है, खुशी तुम तितली के साथ तो इतना ज़्यादा खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। तो बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं ना प्यारी सी मधुमक्खी को। अच्छा बच्चों, मधुमक्खियों को देखा है आपने, देखा है ना सभी ने। तो इसके बारे में जो और जानकारी है वो हमें खुशी बताने वाली है कि और मधुमक्खी के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं हमारे पास। तो चलो चलते हैं आगे। तो देखो, मधुमक्खी बोलती है, मैं मधुमक्खी हूँ, मैं शहद बनाती हूँ। शहद, मीठा मीठा शहद खाया होगा ना सभी ने, मीठा मीठा। तो मीठा मीठा शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी। ये बात हमें मधुमक्खी ने बताई। आगे देखो, फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैलियों में भर लेती हूँ, मेरे पेट में इस रस से पतला शहद बनता है। तो देखा बच्चों,
मधुमक्खी शहद बनाती है और मधुमक्खी शहद बनाने के लिए किसका उपयोग करती है? फूलों के रस का। और फूलों के रस को चूस करके मधुमक्खी उसे अपने पेट में भर लेती है और एक पतले से शहद का निर्माण करती है। पर बच्चों, कभी तुमने सोचा है शहद तो सर इतना गाढ़ा होता है और मधुमक्खी कह रही है कि वो तो पतले शहद का निर्माण करती है, फिर वो गाढ़ा कैसे होता है? तो चलो इसका भी हमें पता चलेगा। फिर मधुमक्खी कहती है तुमने मेरा छत्ता देखा होगा, देखा है ना आप लोगों ने भी, बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता। हाँ प्यारे बच्चों, देखा होगा ना। पर हाँ, हमें मधुमक्खी के छत्ते से दूर भी रहना चाहिए, बिना वजह कभी भी इनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कुछ शरारती बच्चों को देखा होगा ना तुमने, मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंकते हुए, फिर मधुमक्खियाँ उन्हें काट भी लेती हैं और मधुमक्खी के काटने पे बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है और डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मधुमक्खियों को बिना वजह तंग नहीं करना चाहिए, इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलो, मधुमक्खी ने बताया छत्ते के बारे में, पर अभी तक मधुमक्खी ने ये नहीं बताया कि शहद पतला होता है, वो गाढ़ा कैसे होगा। तो देखते हैं अब। हाँ, खुशी कह रही है हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के एक पेड़ पे बहुत बड़ा छत्ता है। तुमने भी बच्चों देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते कहाँ होते हैं? ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, पेड़ों के जो बड़े बड़े तने होते हैं या शाखाएं होती हैं वहाँ पे, या किसी मकान की दीवार के कॉर्नर में भी हमने देखे हैं मधुमक्खियों के छत्ते, देखे हैं ना सभी ने। तो मधुमक्खी का ऐसा ही एक छत्ता खुशी ने भी अपने विद्यालय में बरगद के पेड़ के पास देखा था। तो फिर कहती है मधुमक्खी कि मैं और अन्य मधुमक्खियाँ छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देती है। तो बच्चों देखो, मधुमक्खी ने फूलों से रस चूस करके शहद का निर्माण किया अपने पेट में और उस रस को ले जा करके छत्तों में बने हुए छोटे छोटे छेदों में डाल भी दिया है। फिर आगे मधुमक्खी कहती है हम इसे अपने भोजन के रूप में एकत्र करते हैं। तो देखो, मधुमक्खी का भोजन शहद ही होता है। और आगे ये कहती है इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। आया कुछ समझ में? मधुमक्खियाँ बैठ करके अपने पंखों से हवा करती हैं, जिससे शहद गाढ़ा हो जाता है। हम सभी खानों में शहद भरने में महीनों लगे जाते हैं। तो देखा, मधुमक्खियों को शहद को इकट्ठा करने में कई महीनों लग जाते हैं। तो खुशी ने जब ये बात सुनी तो खुशी को बहुत अचंभा हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं शहद की एक बरनी दिख रही है ना, जिसमें गाढ़ा गाढ़ा सा शहद दिख रहा है सभी को। ये शहद किसने बनाया है? पता चल गया हमें। शहद कौन बनाती हैं? प्यारी प्यारी मधुमक्खियाँ। और देखिए, खुशी कहती है अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। देखा आपने, मधुमक्खी हमें मीठा मीठा शहद देती है। ये बात खुशी को भी बहुत अच्छी लगी और उसने मधुमक्खी से कहा तुम तो बहुत ही अच्छी हो। तो चलो बच्चों, हमने ये जानकारी प्राप्त की कि मधुमक्खी हमें शहद देती है और वो शहद का निर्माण फूलों के पंखुड़ियों या फूलों से प्राप्त रस से ही करती है, जिसे गाढ़ा करने के लिए वो अपने पंखों का उपयोग भी करती हैं। तो चलो, अब मैं चाहता हूँ आप और हम मिलकर के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों सोचिए और लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें सोचना है और लिखना है। इसके लिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखो ध्यान से, अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? जैसा कि बच्चों हमने पिछले भाग में भी देखा और इस भाग में भी हमें पता चला है। पिछले भाग में हमने ये देखा था गुलाब, सूरजमुखी और जो अन्य फूल थे उन पर मंडराने वाले भंवरे, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ उनके शहद से अपना भोजन प्राप्त कर रही थी। इस भाग में हमने देखा मधुमक्खी भी फूलों के रस से प्राप्त शहद से अपना भोजन बना रही थी। अगर ये फूल नहीं होंगे तो इन सभी जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम पता कर पा रहे हैं। अगर फूल नहीं होंगे तो ये सारे जीव भोजन विहीन हो जाएंगे और इन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हमें पता चला ना कीट पतंगों के लिए फूलों की कितनी ज़रूरत है, हमें पता चल पा रहा है। आगे का जो प्रश्न है वो देखिए बच्चों, आपने अपने आसपास मधुमक्खियों का छत्ता देखा हो तो उसका चित्र बनाओ। अब ये वाला काम आप मिल करके करेंगे। पहले छत्ता देखा है ना सभी बच्चों ने? नहीं देखा तो मैंने अभी सबको दिखाया था, बड़ा सा छत्ता हमने देखा था। तो उस छत्ते का चित्र हमें यहाँ पे बनाना है। तो चलो बच्चों,
अब हम देखते हैं कि आगे खुशी अपने पिताजी के साथ बगीचे में और क्या क्या करने वाली है, वो हमें और कौन कौन सी जानकारियाँ प्रदान करने वाली है। तो देखो बच्चों, कहाँ कहाँ पर फूल। देखो, इतने में खुशी के पापा ने आवाज़ लगाई, बेटा अब घर चलें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका था उन्हें बगीचे में, तो शाम होने को थी। तो पिताजी ने कहा, बेटा खुशी अब हमें कहाँ चलना चाहिए, घर चलना चाहिए। खुशी अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी कि एक क्यारी में झड़े हुए फूलों को देख करके रुक गई। बच्चों, उसने देखा कि एक क्यारी में फूल झड़े हुए नीचे गिरे हुए थे, ज़मीन पे टूटे हुए फूल थे। तो उससे अचंभा हुआ कि ये फूल कैसे टूटे। तो उसने बोला, उस फूल को उठा करके उसने पापा से कहा, क्या कहा, देखो पापा ये फूल किसने तोड़े। यहाँ देखो बच्चों, झड़े हुए फूल दिख रहे हैं ना, आपने भी देखे होंगे जब आप बगीचे में जाते हैं तो काफ़ी सारे फूल नीचे गिरे हुए होते हैं ज़मीन पे, वो टूटे हुए होते हैं। तो कभी आपने सोचा इन्हें किसने तोड़ा है। तो ऐसा ही खुशी ने भी सोचा और उसने पापा से पूछा कि पापा इन फूलों को किसने तोड़ा है। तो पापा क्या जवाब देते हैं बच्चों, देखो पापा कहते हैं, बेटा इनको किसी ने नहीं तोड़ा है। अरे वाह, इनको किसी ने नहीं तोड़ा बच्चों, तो ये कैसे टूटे हैं, चलो पता करते हैं। पिताजी आगे कहते हैं, ये तो खुद ही झड़ गए। अरे खुद झड़ गए, फूल खुद भी झड़ते हैं। हमें पता चला कि फूल अपने आप भी झड़ते हैं। कब झड़ते हैं, देखो बच्चों, फूलों का जीवन जरा सा ही होता है। पुराने फूल झड़ते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। आपने भी बगीचों में देखा होगा या अपने घर पे लगे हुए गमले में जो फूल होते हैं उनको भी देखा होगा। पुराने फूल झड़ते हैं और नए फूल उनकी जगह पे उगते भी रहते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि फूलों का जीवन जरा सा होता है और अपना जीवन काल पूरा करने के बाद में फूल अपने स्थान से झड़ जाते हैं। बेटा ये फूल बहुत काम के हैं। अच्छा बच्चों, नीचे झड़े हुए फूल किस काम आएंगे, अब सोचो सोचो। तो चलो देखते हैं खुशी को पता है कि नहीं। खुशी कहती है, हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है, वे इन फूलों को बेचती भी हैं। देखो बच्चों, फूलों की दुकान दिख रही है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। अच्छा बच्चों, जो झड़े हुए फूल हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, समझ में आया कुछ। वो मंदिरों में जो मालाएं बनाई जाती हैं या किसी कार्यक्रम में सजावट के दौरान फूलों की सजावट की जाती है ना, उसमें भी ये झड़े हुए फूल ही काम में आते हैं। तो खुशी को ये बात पता चल जाती है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि आगे पापा और खुशी में क्या बात हो रही है। खुशी आगे बोलती है, पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन है, सुंदर है। देखा, हमने भी देखा ना, रंगीन है। फूल कितने रंग के होते हैं और कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर होते हैं। फूलों की दुनिया सच में बच्चों काफ़ी सुंदर होती है और आपको भी तो अच्छे लगते हैं ना फूल, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। आगे देखिए, खुशी कहती है, मेरी फ्रॉक पर भी फूल हैं। खुशी ने भी फूलों वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। उसने बताया कि उसकी फ्रॉक पे भी फूलों के चित्र बने हुए। आपने भी देखा होगा ना, और फूलों के चित्र बच्चों कहाँ कहाँ होते हैं, देखो पर्दों पे, दीवारों पर, सब जगह फूलों के चित्र बने हुए होते हैं। अपने घर में भी आप देख करके पता करना कि फूलों के चित्र कहाँ कहाँ हैं। बेडशीट्स पे भी होंगे, दीवारों पे भी होते हैं, कई पर्दों पे भी फूलों के चित्र होते हैं। और तो और खुशी की जो फ्रॉक है उस पर भी फूलों के चित्र बने हुए थे। ऐसी ही बातें करती करती खुशी अपने घर पर पहुंच गई। तो बच्चों, खुशी का जो बगीचे का सफ़र था वो समाप्त हुआ और खुशी इतनी सारी जानकारियों के साथ अपने घर पर पहुंच चुकी है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमें खुशी ने बता दिया है कि उसने वस्त्रों पे यानी कि इसकी फ्रॉक पे, हमारे कपड़ों पे भी, पर्दों पे, दीवारों पे फूलों के चित्र होते हैं, बने हुए देखे हैं ना आपने भी। तो आपने जहाँ जहाँ फूलों के बने हुए चित्र देखे हैं उनके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए। तो बच्चों, हम जब भी माला देखते हैं तो हमने उसको देखा है उसमें हमें
माला में क्या होता है, एक धागा होता है जिसमें काफ़ी सारे फूल होते हैं। तो बच्चों उस धागे में फूलों को किसके सहायता से पिरोया जाता है? सोचो सोचो, बिल्कुल सही है, सुई की सहायता से। तो हमें समझ में आ रहा है कि माला बनाने के लिए हमें फूल चाहिए, एक धागा चाहिए और साथ ही साथ एक सुई, बड़ी वाली सुई चाहिए जिससे हम माला का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए में फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है, फूल हमारी पूजा में भी काम आते हैं, कार्यक्रमों में भी काम आते हैं, इत्र निर्माण में, और फूलों का साथ साथ हम गुलकंद निर्माण में भी, तेल निकालने में भी कई फूलों का उपयोग किया जाता है। तो उन सभी कामों का आप यहाँ पर एक सूची तैयार करके लिखेंगे जिस कामों में हमें फूलों की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, किसी भी माला को देखकर उसमें पिरोए गए फूलों को गिनिए और लिखिए। अब ये एक्टिविटी सारे बच्चे करेंगे। देखो बच्चों, आप रोज़ फूलों की माला देखते होंगे, कभी ना कभी तो आपने देखी होगी। जैसे किसी भी त्यौहार पे या पूजा करते वक्त हम फूलों की माला का उपयोग करते हैं। तो आपको ये करना है कि उस फूल की माला को लेना है और उसमें पिरोए हुए फूलों को गिनना है, और कितने फूल हुए उनको गिन करके यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है, उसका एक चित्र बनाइए। देखो प्यारे बच्चों, नीचे एक फूल का आपको चित्र दिख रहा है ना, ये हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। देखो बच्चों, राज्य पुष्प का मतलब होता है आपके राज्य का पुष्प, इसे पुष्पों में विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे ही हर राज्य का अपना अपना राज्य पुष्प होता है, हर देश का अपना अपना राष्ट्रीय पुष्प होता है। तो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प का नाम है रोहिड़ा। उसका नाम रोहिड़ा लिखना है और नीचे बना हुआ चित्र आपको बनाना है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का चित्र बनाइए। तो देखो बच्चों, दिख रहा है सभी को राष्ट्रीय पुष्प, और इससे तो हम खुशी के साथ मिलकर के बगीचे में मिल भी चुके हैं जिसपे माँ सरस्वती विराजमान रहती है। तो कौन सा पुष्प है ये? सोचो सोचो, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये कमल का पुष्प है और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो देखा बच्चों, पुष्पों के बारे में खुशी ने हमें कितनी सारी जानकारी प्रदान की है, और प्राप्त ज्ञान के आधार पे हमने इतने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर दिया। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया कि राज्यों के पुष्प और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में भी हमने चर्चाएं की हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।